हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। अपने पाइथन फंडामेंटल की इस वीडियो सीरीज़ में मैंने लास्ट वीडियो में पाइथन कैरेक्टर सेट और टोकन्स इन पाइथन के बारे में डिस्कस किया था। उसी कंटिन्यूएशन में आज के इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और सुनें, और सुनकर इसके नोट्स अपनी कॉपी में तैयार कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वेरिएबल्स इन पाइथन। Actually, what are variables? Variables are storage location for storing any data value. That means you can say a container also. ठीक है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और वो डेटा वैल्यूज क्या हो सकती हैं? इट कैन बी एनी टाइप। इट मे बी इंटीजर, इट मे बी अ फ्लोट, इट मे बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। ठीक, इट विल डिपेंड ऑन देयर डेटा टाइप्स। वो किस पर डिपेंड करेगा? उनके डेटा टाइप्स पर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का डेटा अपने उस कंटेनर में, जो हमें स्टोरेज एरिया मिला हुआ है, वी कैन से और मेमोरी जो हमें एलोकेट हुई है, उस मेमोरी के अंदर हम कौन सा डेटा, किस टाइप का वो डेटा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ये भी इंपॉर्टेंट समझना है। इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, लाइक C++, जावा, तो उनमें क्या होता है? उनमें फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल को पहले क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर करना पड़ता है विद देयर डेटा टाइप्स। ओके, देन आफ्टर दैट यू विल इनिशियलाइज एनी वैल्यू टू दैट वेरिएबल। उसके बाद आपको करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज का मतलब पहले डिक्लेयर करेंगे तो हमें वो कंटेनर मिल जाएगा। ठीक है, जब वो कंटेनर अवेलेबल हो गया है, वो स्टोरेज एरिया मुझे मिल चुकी है, उसके बाद उस स्टोरेज एरिया में आप क्या डालेंगे? कोई एलिमेंट या डेटा वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। C++ लैंग्वेज की बात करता हूँ। तो C++ में सपोज आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल लाइक x कोई वेरिएबल है, उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैं कैसे डिक्लेयर करूँगा? अगर मैं उसको इंटीजर वेरिएबल मान रहा हूँ तो मैं एक यहाँ पर कीवर्ड लिखूँगा int। ये कीवर्ड है डेटा टाइप की का, डेटा, इट शोज डेटा टाइप एक्चुअली, इंटीजर टाइप डेटा टाइप, एंड x इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। इस ढंग से हमने क्या करा, इस लाइन ने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पहले। ठीक है, नाउ यू कैन असाइन एनी वैल्यू in this variable or which type of value, it is totally depend on data type, कि हमने इसका डेटा टाइप क्या लिया हुआ है। ठीक है, इसका डेटा टाइप हमने क्या लिया हुआ है? इंटीजर लिया हुआ है। तो दैट मीन्स हम इस कंटेनर के अंदर, x नाम के कंटेनर के अंदर हम केवल क्या डाल सकते हैं? इंटीजर टाइप वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। समझ में आई बात को? ये था किसमें, चाहे आप C++ की बात करें, चाहे आप जावा की बात करें। बट इन केस ऑफ पाइथन, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। उसके लिए हमें पाइथन में क्या है, हमें पहले से वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उस टाइम पे ही उसका क्या हो जाता है? डिक्लेरेशन हो जाता है, और वो समझ लेता है कि उसको कौन सी वैल्यू होल्ड करनी है उस कंटेनर में। ठीक है, सपोज आई हैव राइट अ स्टेटमेंट x इक्वल टू 5। दैट मीन्स x इज अ कंटेनर दैट होल्ड अ इंटीजर वैल्यू। x ने क्या होल्ड कर दी है? इंटीजर वैल्यू होल्ड कर दी है। ठीक है, तो ये 5 क्या है एक्चुअली? 5 इन केस ऑफ पाइथन में बात करूं तो ये 5 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक, डेटा वैल्यू को हम क्या मान ले रहे हैं? ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, जो आपके रियल वर्ल्ड में चीजें दिखती हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। 5 इज अ ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, और ये x क्या है? x क्या कर रहा है? x एक वेरिएबल है जो इसको क्या कर रहा है? रिफरेंस कर रहा है। ठीक है, ये हम पाइथन में इसको मानते हैं। ठीक, तो ये इसने क्या करा, जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी x इक्वल टू 5 हमने स्क्रीन पर लिखा, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास एक कंटेनर आ चुका है। उस कंटेनर के अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया? एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी। तो पहले से हमें ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम वो कंटेनर किस टाइप का बनाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट की वैल्यू से ही, असाइनमेंट की वैल्यू का मतलब
फाइव से ही ये पता चल गया, ये ऑब्जेक्ट से ही ये पता चल गया कि हमें वो कंटेनर क्या होल्ड करेगा। ओके, अगर मैं सिमिलरली बात करूं, मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया y इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी, सपोज अपना नाम, वो इस ढंग से मैं डबल इन्वर्टेड कॉलम्स में करूँगा। मैंने पहले भी बात की है, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि स्ट्रिंग को हमेशा किस में स्टोर करते हैं, डबल कोट्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब y के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, डबल कोट्स की स्ट्रिंग आपकी स्टोर हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में ये y क्या है, एक रेफरेंस कर रहा है किसको, इस स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। अभी ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, एक, अभी इससे पहले ऑब्जेक्ट क्या था, एक इंटीजर वैल्यू थी, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो ये कंटेनर अभी क्या होल्ड करने लग गया है, किस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसके लिए पहले से हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती पाइथन में, हम उसी टाइम पे वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो जाता है, एक तरह से हम कहें कि जिस टाइम पे हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने उसमें लिख रहा था मैं कि पहले उसको बता रहा था कि वो x जो है वो कैसी वैल्यू होल्ड करेगा, इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। तो इसके लिए पहले उसको मैं डिक्लेयर कर रहा था विद देयर डेटा टाइप इन C++, बट इन पाइथन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम सीधे असाइन करते हैं वैल्यू, और जो वैल्यू हम जिस टाइप की वो वैल्यू असाइन करते हैं तो वो कंटेनर उसी को वैल्यू को क्या करता है, रेफरेंस करता है। सिंपली ये है। और वैल्यूज क्या जानी जाती हैं, ऑब्जेक्ट मानी जाती हैं, और वेरिएबल का नेम क्या माना जाता है, रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट x करूँ तो क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, और प्रिंट y करूँ तो रमेश प्रिंट करेगा, उसका स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब y ने होल्ड कर रखा है रमेश को, और x ने होल्ड कर रखा है एक इंटीजर वैल्यू को। ठीक है, रेफरेंस कर रखा है सिंपली अगर बात करें। वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज आफ्टर दे हैव बीन सेट। वही बात कर रहा है कि वेरिएबल्स को ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, क्यों, ऐसा करने का फ़ायदा क्या है, तो ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि हम सिंपली ये बात करें कि हमें जो कंटेनर मिला था, हमने ऑल लैंग्वेजेस में तो ये डिसाइड कर लिया कि वो कंटेनर क्या होल्ड करेगा। केवल अगर मैंने उसको डेटा टाइप इंटीजर लिखा हुआ है, सपोज मैंने इंटीजर x लिख दिया, अगर मैं C++ लैंग्वेज की बात करूँ, तो मुझे जो कंटेनर मिला, इस कंटेनर के अंदर केवल अब मैं केवल क्या कौन सी वैल्यू होल्ड कर सकता हूँ, इंटीजर वैल्यू, कोई भी एनी इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू अगर मैं इसके अंदर होल्ड कराना चाहूँ, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब 5.2 इसके अंदर होल्ड कराना चाहूँ, मैं नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंटेनर क्या है, इंटीजर टाइप वैल्यू को होल्ड करने के लिए कैपेबल है। ठीक, बस पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में सपोज आपने x इक्वल टू 5 किया, ठीक है, तो इसका मतलब इसने x किसको रेफरेंस कर रहा है, अभी 5 को रेफरेंस कर रहा है। अब आपने नेक्स्ट लाइन पे फिर x इक्वल टू 6.5 कर दिया, तो इसका मतलब अब x क्या कर रहा है, x अब 6.5 को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, पहली बार में ऑब्जेक्ट क्या था आपका, एक इंटीजर वैल्यू थी, और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट क्या है आपका 6.5 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकती है, रेफरेंस कर सकती है इन केस ऑफ पाइथन। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं x इक्वल टू 4 लिखा, तो x का टाइप क्या है, इंटीजर, और x इक्वल टू सनवाल लिखा, सनवाल क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो x का जो टाइप हो जाएगा, डेटा टाइप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, str। स्ट्रिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पाइथन में स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है वो str है। ठीक है, इंटीजर का जो डेटा टाइप है वो int है। ठीक, तो ये था वेरिएबल्स इन पाइथन में कैसे वेरिएबल्स वर्क करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इस वेरिएबल का नेम। ठीक है, जो हम वेरिएबल बना रहे हैं, सपोज मैंने अभी x बनाया, तो x का नेम प्रोवाइड, किसी वेरिएबल का नेम अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो उसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आइडेंटिफायर्स पढ़े थे कि आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स होते हैं और आइडेंटिफायर एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम विच आर हेल्पफुल टू, क्या मदद करते हैं हमें आइडेंटिफायर्स हमें किसी ब्लॉक को नेम प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, फंक्शन को नेम प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, वेरिएबल्स को नेम प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है ये, एक तरह से जो आइडेंटिफायर के रूल्स थे वही रूल वेरिएबल्स के नेम में भी लगेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफायर के नेम में आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि वो क्या होता है, आइडेंटिफायर का नेम केवल लेटर या अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है कि वेरिएबल और वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। हमेशा किसी भी वेरिएबल का आप नेम देंगे तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। जैसे आइडेंटिफायर के नेम में हमने बात की थी कि आइडेंटिफायर का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो वैसे ही वेरिएबल का नेम भी
नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, वेरिएबल का नेम केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब ऐसे कैरेक्टर जिसमें अल्फाबेट्स भी हों और डिजिट्स भी हों। ठीक है, और साथ में अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। डिजिट मिडिल में यूज हो सकती है, लास्ट में यूज हो सकती है। ठीक है, और लेकिन अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखना है कि वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कि पाइथन भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, सपोज मैंने x डिक्लेयर किया, x इक्वल टू 5 लिखा और कैपिटल X इक्वल टू 5 लिखा। ठीक है, एक तो स्मॉल x इक्वल टू 5 है और कैपिटल X इक्वल टू 5 है, तो इन दोनों वेरिएबल का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। ये दोनों वेरिएबल अलग अलग रेफरेंस है, मतलब ये। ठीक है, तो समझ में आ रही बात को। तो मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब हम इस टाइप की बात करते हैं कि अलग अलग केस सेंसिटिव लैंग्वेज में हम कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सपोज मैंने कहीं पे एज यूज़ कर रखा है, ठीक है, एज अ वेरिएबल नेम, और कहीं पर मैं एज को इस ढंग से लिख रहा हूँ, कैपिटल ए और स्मॉल जी, और किसी और जगहों पर मैं एज को पूरे कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ, तो इन तीनों जगहों पर इन तीनों एज का जो वेरिएबल्स का मतलब है, ये क्या माने जाएंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, इनकी क्या है, जो इसमें टाइप कर रखे मैंने, उनका जो केस है वो अलग अलग है। कहीं पर मैंने स्मॉल कैप्स में टाइप कर रखे कंप्लीट, कहीं पर मैंने कंप्लीट कैप्स लॉक में टाइप कर रखे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानना था कि वेरिएबल का नेम हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या उसके लिए रूल्स होते हैं पाइथन में। ओके, नेक्स्ट, असाइन वैल्यू टू अ मल्टीपल वेरिएबल। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है कि मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यूज को असाइन करना। ठीक है, वो भी सिंगल लाइन में। समझ में आ रही बात को। अब मैं सपोज मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z, और मैं उनको तीनों को कोई स्ट्रिंग आपको स्टोर करना चाह रहा हूँ या रेफरेंस कराना चाह रहा हूँ उनकी मदद से। अगर मैं पाइथन में सिंपली बात करूँ तो हम स्टोर की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे हम रेफरेंस की, क्योंकि वो स्ट्रिंग्स क्या होंगी, ऑब्जेक्ट होंगी, और जो वेरिएबल का नेम होगा वो क्या करेगा, उनको रेफरेंस करेगा। ठीक है, तो अगर मैं रेफरेंस कराना चाह रहा हूँ 3 स्ट्रिंग्स को 3 अलग अलग वेरिएबल से, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू, मेरे 3 स्टेटमेंट बनेंगे, x इक्वल टू ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। y इक्वल टू मैं लिख दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में बनाना, ठीक है, और z इक्वल टू मैं लिख दूंगा थर्ड केस में चेरी। ठीक, तो मैंने क्या यूज़ करें, 3 स्टेटमेंट यूज़ करें। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूँ पाइथन में। ठीक है, वो कैसे लिखूंगा मैं लिख दूंगा x, y, z इक्वल टू फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम, कॉमा सेकंड स्ट्रिंग का नाम, कॉमा थर्ड स्ट्रिंग का नाम। तो इस केस में भी क्या होगा, x किसको रेफरेंस करेगा, ऑरेंज को, y किसको रेफरेंस करेगा, बनाना को, और z किसको रेफरेंस करेगा, चेरी को। ठीक है, और तीनों की वैल्यू में x की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो ऑरेंज प्रिंट होगा, y की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो बनाना प्रिंट होगा, और z की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो चेरी प्रिंट होगा। तो इस ढंग से आप सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, और इसमें मदद करता है हमें कॉमा ऑपरेटर भी बोलते हैं, या पंक्चुएटर्स। हमने पंक्चुएटर्स में पढ़ा था, आपने इससे प्रीवियस मेरा वीडियो देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको कंप्लीट टोकन्स के बारे में बताया था, जिसमें हम आइडेंटिफायर्स की हमने बात की थी, आपके पंक्चुएटर्स की बात की थी, ठीक है, ऑपरेटर्स की बात की थी। तो कॉमा क्या है, एक पंक्चुएटर है जो वेरिएबल को सेपरेट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो इस ढंग से आप असाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल को भी मैं असाइन कर सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये तीनों वेरिएबल्स हैं ये एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मेरा ऑरेंज, ऑरेंज नाम का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको रेफरेंस कराने के लिए मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, x, y और z। तो x भी ऑरेंज को रेफरेंस कर रहा है, y भी ऑरेंज को रेफरेंस कर रहा है, और z भी ऑरेंज को ही रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, अब रेफरेंस कर रहा है तो अगर मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो भी वो ऑरेंज प्रिंट होगा, y को प्रिंट कराऊंगा तो भी ऑरेंज प्रिंट होगा, और z को प्रिंट कराऊंगा तो और तब भी ऑरेंज प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये था कि आप कैसे सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं एक लाइन में। तो आपको क्या लिखना है, उसके लिए आपको लिखना है, अगर आप सिंगल लाइन में लिखेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू उस वैल्यू का नाम, या वो वैल्यू सिंपली उस ऑब्जेक्ट का नाम,
जो ऑब्जेक्ट आप उसमें इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, या टाइप उसका, सॉरी सिंपली, कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप उसमें इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इसमें स्ट्रिंग इनिशियलाइज करना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रिंग को लिख दिया मैंने, जिस स्ट्रिंग को मुझे इनिशियलाइज करना है इक्वल टू उस स्ट्रिंग का नाम लिख दिया। अगर मैं सपोज मैं इसको कोई इंटीजर असाइन करना चाहता तो मैं लिखता x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 5। तो इसका मतलब x जो है 5 को रिफरेंस करता है, y भी 5 को रिफरेंस करता है और z भी 5 को रिफरेंस करता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स। What are data types? Data types are used to define which type of data you are using in your program. सिंपली मैं बात करूं तो जो हमें कंटेनर हमें मिला, उस कंटेनर में हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अदर लैंग्वेजेस की बात करूं तो मैं पहले ही डिसाइड कर ले रहा हूं कि मेरा वो कंटेनर कौन सी वैल्यू को होल्ड करेगा, क्योंकि मैं पहले क्या कर रहा हूं, उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं। ठीक है, C++ की मैंने बात की थी, तो C++ में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे ये पता चल जा रहा है कि मेरा कंटेनर किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, फिर उस वैल्यू को मैं उस कंटेनर के अंदर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने सपोज मैं ना C++ में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int x। ठीक है, तो ये मेरा एक कंटेनर मुझे मिल गया, और वो कंटेनर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप। ठीक, अब मैं इस कंटेनर के अंदर आपका एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने x इक्वल टू 5 लिख दिया, तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू होगी, जो कंटेनर का नाम था x, उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर होगी, और 5 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अब पाइथन में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पाइथन में हम क्या करते हैं, कंटेनर को वैल्यू उसी समय पता चल जाती है जैसे हम उसको असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये पाइथन में होता है। तो डेटा टाइप क्या हो सकते हैं, कह रहा है डेटा जो है कितने टाइप का हो सकता है, डेटा कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, डेटा इंटीजर टाइप का हो सकता है, डेटा रियल टाइप का हो सकता है, डेटा स्ट्रिंग हो सकती है। कैरेक्टर में A B C वट एवर यू आर स्टोरिंग, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर को जब आप स्टोर करेंगे तो सिंगल कोटाज और डबल कोटाज में लिखेंगे। सपोज A लिख रहे हैं आप कहीं पर, तो सिंगल कोटाज में लिखेंगे, या डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल कैरेक्टर माना जाएगा आपका। ठीक, इंटीजर्स की मैं बात करूँ तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 5 7 जितने भी नंबर्स हैं, ठीक, वो इंटीजर्स में आ गए आपके। ठीक, रियल नंबर्स कौन से हो गए, जो फ्लोटिंग पॉइंट में है, मतलब 10.5 9.5 7.5 जो पॉइंट में वैल्यूज़ हैं वो सब रियल डेटा में आ गए आपके। और स्ट्रिंग कौन से होगी, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि वो हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाएंगी। जैसे अपना नेम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने लिखा रमेश और उसको डबल कोट्स में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी स्ट्रिंग होगी। ठीक, तो ये इस टाइप का डेटा हो सकता है, और जब हम इसको असाइन करेंगे तो वो आपका कंटेनर उसी डेटा को, उस टाइप के डेटा को क्या करेगा, होल्ड करेगा, रेफरेंस करेगा पाइथन में। ठीक है, एनीथिंग इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स कंसीडरिंग ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन। कोई भी डबल कोट्स में आपको दिखेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोल देंगे। कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ, तो उसको आप क्या बोल देंगे, वो स्ट्रिंग है एक। ठीक है, और ऐसे ही आप अगर माना ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग है उसको आप सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स में लिख दीजिए या डबल कोट्स में लिख दीजिए। ऐसे ही आप एक सिंगल कैरेक्टर को भी सिंगल कोट में लिख दीजिए या डबल कोट्स में लिख दीजिए। ठीक, एनी होल नंबर इज एन इंटीजर वैल्यू। होल नंबर जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपकी इंटीजर वैल्यूज हो जाएंगी। एनी वैल्यू विद फ्रैक्शनल पार्ट इज अ रियल वैल्यू। मैंने आपको समझा दिया आपका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 10.5, एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है इसमें 0.5 आगे को लिखा हुआ है, तो ये आपका रियल वैल्यू होगी। और एक और वेरिएबल इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं बुलियन। सॉरी, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, डेटा टाइप। एक और डेटा टाइप होता है दैट इज नोन एज बुलियन। ये बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, इट विल होल्ड ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। मतलब एक बार में ये या तो ट्रू होल्ड करेगा या फॉल्स वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, ये 2 ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। ठीक, जैसे इंटीजर तो कई सारी वैल्यूज हो सकता है, सारे इंटीजर्स को होल्ड कर सकता है। रियल जो है, रियल जो आपका डेटा है टाइप है, वो कई सारे रियल नंबर्स को होल्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपका बुलियन डेटा टाइप है वो केवल ट्रू या फॉल्स को ही आपका होल्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब पाइथन के डेटा टाइप की बात करते हैं। तो डेटा, अभी तो मैंने बात की कि डेटा कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, डेटा मैंने कहा कि आपका कैरेक्टर हो सकता है, डेटा इंटीजर हो सकता है, डेटा रियल हो सकता है, और डेटा आपका स्ट्रिंग हो सकता है। तो पाइथन किन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, पाइथन सपोर्ट्स फॉलोइंग मेन डेटा टाइप्स। कौन कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर्स। पहला डेटा टाइप है नंबर्स। नंबर्स के अंदर मैं बात करूँ तो नंबर्स के अंदर वो इंटीजर को स्टोर कर सकता है, फ्लोट को स्टोर कर सकता है लाइक दिस, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर सकता है लाइक दिस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं कॉम्बिनेशन, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं।
ठीक है, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो 3 टाइप के नंबर्स को वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। डेटा टाइप यूज़ होते हैं पाइथन में, ठीक है। स्ट्रिंग की मैं बात करूँ तो स्ट्रिंग में भी आपका कंप्लीट एक स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स हों, या सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, वो सिंगल कैरेक्टर है, ठीक। तो इसमें तो जब सिंगल कोट्स में हम इसको लिखते हैं तो एक इसको क्या मानेगा, सिंगल कैरेक्टर ही मानेगा, और डबल कोट्स में उसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पाइथन में यूज होता है दैट इज नोन एज लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, एक्चुअली इन डेटा टाइप्स के बारे में पाइथन में जो स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है और डिक्शनरी, ये 4 डेटा टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। इन डेटा टाइप्स के बारे में आपके सिलेबस में पूरा का पूरा एक क्या है, कंप्लीट चैप्टर्स हैं। एक लिस्ट नाम से चैप्टर है, एक आपका टपल नाम से चैप्टर है, एक डिक्शनरी नाम से चैप्टर है, या एक स्ट्रिंग नाम से चैप्टर है। तो हम कंप्लीट उसमें डिटेल में उन चैप्टर्स में जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल ये जान लीजिए कि ये आपके क्या है, डेटा टाइप्स हैं और ये कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, या किसी को असाइन कैसे किए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट कैसे डिक्लेयर होती है, एक लिस्ट को हम कैसे पाइथन में डिक्लेयर करते हैं। तो सिंपल है कि मैं एक वेरिएबल का नेम ले लूँगा, सपोज x है, x इक्वल टू, मैंने क्या लगाया यहाँ पर, बिग ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाए तो इनको पंक्चुएटर बोल देते हैं, ठीक है, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, पंक्चुएटर की कैटेगरी में आते हैं। और इस बिग ब्रैकेट के अंदर मैंने इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स स्टोर कर दिए। अब वो एलिमेंट, ये फायदा है कि ये लिस्ट में क्या है कि वो एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे सपोज आपने 2 एलिमेंट तो इंटीजर 1,2 तो आपने इंटीजर डाल दिए 1,2, और तीसरा आपने डाल दिया मेरा नेम, ठीक है, और इसके बाद इस स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया आपका बिग ब्रैकेट क्लोजिंग से, ठीक है। तो x क्या है, x क्या है फिर यहाँ पर एक x एक लिस्ट है दैट कंटेन्स 3 वैल्यू। अगर मैं प्रिंट x करूं तो वो 3 वैल्यू प्रिंट करेगा। कौन कौन सी वैल्यू, 1, 2 और एक स्ट्रिंग रमेश, ठीक है। तो ये लिस्ट क्या कंटेन करती है, कई सारे एलिमेंट्स को कंटेन करती है विद डिफरेंट डेटा टाइप। वो सिमिलर भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप चाहें तो पूरे के पूरे इंटीजर्स भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स भी लिस्ट में स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे और डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका टपल। टपल भी आपका लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, जैसे सपोज मैंने x ही कोई एक वेरिएबल ले लिया और इक्वल टू, इसके अंदर मैं एक टपल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसको एज अ टपल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा, यूज़ करूँगा पैरेंथेसिस। वहाँ मैं यूज़ कर रहा था ब्रैकेट, यहाँ यूज़ करूँगा पैरेंथेसिस, मतलब कि स्मॉल मिडिल ब्रैकेट जो होते हैं, आप मैथ्स में मिडिल ब्रैकेट उन्हें बोलते हैं, यहाँ उनको पैरेंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी मैं क्या दूंगा, उसके उस टपल के एलिमेंट्स दूंगा। सपोज मैंने एलिमेंट 3, 4 और 5 दे दिए, और चौथा दे दिया आपका अपना नेम स्टोर कर दिया, ठीक है। मेरा नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक, और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया उसी ब्रैकेट से, ठीक। तो इसका मतलब 3, 4, 5 और रमेश क्या हैं, इस टपल x के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और मैं अगर प्रिंट x को प्रिंट कराऊंगा तो इस टपल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मेरे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक। अब समझना है दोनों में डिफरेंस क्या है। लिस्ट, अभी हमने देख रहे हैं कि लिस्ट में भी तो हम यही कर पा रहे थे, ठीक है, केवल ब्रैकेट चेंज था, बाकी एलिमेंट्स तो इस ढंग के ही हम लिस्ट में भी स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, और टपल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। अब ये म्यूटेबल क्या चीज़ है, म्यूटेबल का मतलब है कि वैल्यूज को चेंज कर लेना, और इम्यूटेबल का मतलब है कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। आई बात समझ में। तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो कहने का मतलब है कि पहले तो म्यूटेबल की बात करते हैं। जैसे मैंने 3, 4, 5 और यहाँ पर रमेश लिखा था आपके किसी लिस्ट में, वो लिस्ट मैंने इस ढंग से x के अंदर स्टोर करी थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जो ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है रमेश, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ किसकी मदद से, कोई दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ इसकी जगह पर, तो मैं लिस्ट में ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन टपल में ऐसा नहीं कर सकता हूँ। दैट्स वाई लिस्ट आर नोन एज म्यूटेबल डेटा टाइप एंड टपल्स आर नोन एज इम्यूटेबल डेटा टाइप। आई होप आप समझ गए होंगे, और डिटेल में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगले डेटा टाइप की बात करता हूँ, लास्ट डेटा टाइप है इसमें डिक्शनरी। डिक्शनरी इज ऑल्सो अ डेटा टाइप इन विच डेटा एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, की पेयर
की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में इसमें डेटा एलिमेंट्स इसके होते हैं। इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, पेयर में होंगे। और पेयर में क्या होगा, पहला पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा आपका की, और सेकंड एलिमेंट होगा वो वैल्यू होगी उसकी, उस की वैल्यू। ऐसे कई सारे इसमें पेयर एलिमेंट के फॉर्म में हम डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज वही एक्स ही ले लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने एक वेरिएबल ले लिया जो रेफरेंस करेगा एक डिक्शनरी को। तो मैंने डिक्शनरी कैसे स्टार्ट करते हैं, डिक्शनरी स्टार्ट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, इनको ब्रेसेस बोला जाता है प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में। ठीक, इसके अंदर हम कोई एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। अब मैंने कहा वो एलिमेंट, क्योंकि मैं इसको डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर में वो एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो की, सबसे पहले की दूंगा। सपोज मैंने यही एक आपकी डिक्शनरी यहाँ पर बना रखी है, तो इसमें ए जो है, एक कैरेक्टर है, वो क्या हो गया, की हो गया। कॉलन, उसके बाद कॉलन का साइन आएगा। ठीक है, तो कॉलन यहाँ पर क्या है, पंक्चुएटर है। मैंने बात की थी आपसे कि कॉलन क्या होता है, पंक्चुएटर होता है। ठीक है, ऐसी सिंगल कोट, डबल कोट, ये सब क्या है, पंक्चुएटर्स हैं। ठीक, कॉमा ए 1, सॉरी कॉलन 1, कॉलन 1, इसका मतलब ये हो गया एक एलिमेंट मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया है, किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, जिसमें की है वो ए और वैल्यू है 1। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा एलिमेंट स्टोर करूंगा तो उसकी की दूंगा सबसे पहले, जैसे सपोज ए ई। ठीक है, और उसके बाद कॉलन, उसको वैल्यू दे दी 2। तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह मैंने आई कॉलन 3, ये तीसरा एलिमेंट हो गया। ओ कॉलन 4 चौथा एलिमेंट हो गया। यू कॉलन 5 पांचवा एलिमेंट हो गया। तो इस डिक्शनरी के अंदर मेरे 5 एलिमेंट हैं जो किस फॉर्म में हैं, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये है कि बिल्कुल सेम ये इस तरह से हो सकता है जैसे आपने अब तो यूज़ कम होती है, लेकिन आपने टेलीफोन की डायरेक्टरी देखी होगी। ठीक है, तो टेलीफोन की डायरेक्टरी में भी इसी ढंग से की पेयर वैल्यूज़ होते थे। ठीक है, की पेयर का मतलब हो गया कि आपका या तो मोबाइल नंबर को की बना देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेयर में आपका वैल्यू में उसका या आपका नेम हो जाएगा की, और उसका अकॉर्डिंग आपका नंबर हो जाएगा। तो फाइंड करने में आसानी रहती है, मतलब की मदद से हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे की पता है किसी एलिमेंट की, तो मैं उसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ डिक्शनरी में। ठीक है, तो सिंपली डिक्शनरी क्या होगी, आपकी एक डेटा टाइप है। ठीक, और डिक्शनरी भी क्या है, म्यूटेबल है, मतलब कि इसके एलिमेंट्स भी क्या किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। हमने समझ लिया कि कितने टाइप के डेटा टाइप यूज़ होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स हैं, वो तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसमें सेट्स हैं। ठीक है, और भी डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। तो फिलहाल हम इन 5 डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी डिटेल हम जब इनके चैप्टर्स आएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये डेटा टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट है, डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस हो रहा है कि प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना, कि कैसे हम उसको जान सकते हैं कि वो उस वेरिएबल ने कौन सी वैल्यू होल्ड कर रखी है, मतलब वो कंटेनर ने किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रखी है। ठीक है, तो इस पाइथन में मैंने क्या कहा आपसे, पाइथन में ये होता है कि जैसे ही हम उसको डिक्लेयर करते हैं और जैसे ही उसको असाइन करते हैं वैल्यू। ठीक है, सपोज मैंने x = 5 लिखा, x = मैंने 5 लिखा, तो इसका मतलब 5 क्या है, एक इंटीजर है। तो x ने क्या किसको रेफरेंस कर दिया है, इंटीजर को रेफरेंस कर दिया। x खुद ही समझ जाएगा कि उसको किसको रेफरेंस करना है, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है। ठीक है, तो अगर मैं जानना ही चाहता हूँ कि ये मेरा x जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, उसका डेटा टाइप जानना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन की बात भी हम आगे करेंगे, क्योंकि पाइथन की क्या है, अपनी एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें प्रोग्रामिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो टाइप नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, उस वेरिएबल का नाम पास कर दूंगा इस ढंग से, टाइप x, और इसको मैं पूरा कंप्लीट प्रिंट करा दूं तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो इस ढंग की लाइन प्रिंट करके आएगी आपके सामने। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो x है वो कौन सी क्लास का डेटा टाइप है, इंटीजर क्लास का डेटा टाइप। कौन सी क्लास का डेटा टाइप है, वो इंटीजर क्लास का डेटा टाइप है। ठीक है, INT आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि 5 क्या है, एक INT है।
ठीक है। इसी की जगह पर अगर मैं सपोज कोई स्ट्रिंग स्टोर कर देता, यहाँ पर x = 5 ने लिख करके मैं लिख देता x = रमेश, और तब मैं ये यूज़ करता टाइप x, तो तब यहाँ पर आता क्लास str। तब मुझे वो पता चलता है कि वो मेरा क्या है, कौन सी क्लास का स्ट्रिंग है, कौन से क्लास का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग क्लास का, str क्लास का। ओके, तो इस ढंग से लिखा हुआ था। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप यू कैन यूज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस भी होते हैं जो किसी वैल्यू को उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करने में मदद करते हैं। ठीक है, वैसे जनरली उसको देख करके ही पता चल जाता है, आपका वेरिएबल असाइन करते वक्त ही ये समझ जाता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। लेकिन आपके पास कहने का मतलब वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, बैकग्राउंड में काम करता है। अगर आपको शो करना है कि वो कैसे काम कर रहा है कंस्ट्रक्टर, तो आप इस ढंग से लिखेंगे x = str, और उसके अंदर आपने str एक फंक्शन यूज़ किया। str नाम का कंस्ट्रक्टर है, एक्चुअली ये क्लास str का एक कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर आपने कोई एक स्ट्रिंग पास कर दी, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये हेलो वर्ल्ड x समझ जाएगा कि ये हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मुझे किसको पॉइंट करना है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड क्या है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको क्या करना है, पॉइंट करना है। x ने पॉइंट कर दिया हेलो वर्ड को। अगर मैं प्रिंट करता हूँ x, तो वो प्रिंट करेगा आपका हेलो वर्ड आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसी तरह आप 20 है और उसको आपने कंस्ट्रक्टर की मदद से स्पेसिफाई करना है, तो आप लिख देंगे int मतलब इंटीजर, और दैट मीन्स इसके अंदर पास कर देंगे 20। तो और उसको x = आपने int 20 लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि आपका ये क्या स्पेसिफाई हो गया कि x किसको पॉइंट कर रहा है, एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है कि कंस्ट्रक्टर की मदद से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर ही उसमें क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जो उसको स्पेसिफाई कर दे रहा है कि वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करे। अगर हम ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंगल ये लिख दे रहा हूँ कि x = हेलो वर्ल्ड, मैंने कोई फंक्शन यूज़ नहीं किया, कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ नहीं किया str, और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो तब भी उसने x ने रेफरेंस कर दिया किसको, एक स्ट्रिंग को ही रेफरेंस किया है। ठीक है, समझ में आई बात को। तो वो खुद ही समझ जाता है कि मुझे किस टाइप के ऑब्जेक्ट को, वो वेरिएबल समझ जाएगा कि मुझे किस टाइप के वेरिएबल को रेफरेंस करना है। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रिंग को रेफरेंस करेगा। ऐसे आपने x = 20 लिख दिया, तो वो समझ जाएगा कि मुझे 20 एक क्या है, इंटीजर है, तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है या रेफरेंस करना है। ठीक है, तो ये था आपका डेटा टाइप्स के बारे में। आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट अब आ रहा है बात म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स। अभी हमने पढ़े थे कि म्यूटेबल क्या होते हैं और इम्यूटेबल क्या होते हैं, उसी में थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं। ठीक, अब इन पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज, और इम्यूटेबल का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिए। कह रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। इन स्टेटमेंट्स को आप केयरफुली देखिए। कह रहा है क्या है स्टेटमेंट में, यहाँ पर लिखता हूँ a = 10, b = p नहीं होगा, ये b = a होगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, b = a एंड c = 10। ठीक है, ये 3 आपके स्टेटमेंट हैं। ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं a ने किसको रेफरेंस किया है, 10 को। ठीक है, और b ने किसको रेफरेंस किया है, a को। समझ आ रहे हैं, तो इसका मतलब b भी किसको, अब जब a को रेफरेंस किया है तो इसका मतलब b अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, 10 ही प्रिंट करेगा। और c ने किसको रेफरेंस किया है, 10। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं। और तीनों जब प्रिंट कराऊंगा, तीनों की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, a b और c प्रिंट कराऊंगा, तो क्या आपके सामने प्रिंट होगा, a के लिए भी 10 प्रिंट होगा, b के लिए भी 10 प्रिंट होगा, और c के लिए भी 10 आपका प्रिंट होगा। ठीक, नाउ ट्राई टू चेंज द वैल्यू। अब इसकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज a की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 14 कर दी, और b की वैल्यू मैंने कर दी 7, और c की वैल्यू मैंने कर दी 9। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, a पहले किसको रेफरेंस कर रहा था, 10 को। ठीक है ना, a किसको रेफरेंस कर रहा था, 10 को रेफरेंस कर रहा था। अब क्या, जब मैंने a = 14 लिखा, तो क्या ये 10 की वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पर 14 हो चुका है? नो, पाइथन में ऐसा नहीं होता। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज की बात करूं, C++ की बात करूं, फिर से आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस करके भी समझाना चाह रहा हूं कि दोनों में लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। अगर मैं C++ की बात करूं, तो मैंने सपोज वहाँ मैं डिक्लेयर करूंगा इंटीजर a, और मैंने लिखा a = 10, तो इसका मतलब हो गया वो कंटेनर ने क्या होल्ड कर दिया, a = 10 होल्ड कर दिया।
ठीक है। अब मैंने लिखा a इक्वल टू 14 किस में, C++ में। तो अब वो क्या करेगा, इस वैल्यू को चेंज कर देगा। 10 की जगह पर उस कंटेनर के अंदर अब क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हम आगे देखते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, वो मैंने बता दिया आपको, जितनी भी वैल्यू हो हम असाइन कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ हमें पाइथन में हम क्या बोलते हैं, उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और PQR क्या है, उनके रेफरेंस नेम है। ये ABC जो भी लिखा है, PQR नहीं बल्कि क्या है, ABC उनके क्या है, आपके रेफरेंस नेम है, ठीक है। तो ये कैसे होता है पॉसिबल, इसको आगे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक। कैसे आप रेफरेंस करेंगे वेरिएबल्स को इन पाइथन में। इन पाइथन वैल्यूज आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट। मैंने बता दिया आपको कि वैल्यूज क्या होती हैं, जो भी आप असाइन वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। एंड देयर वेरिएबल नेम आर एक्चुअली देयर रेफरेंस नेम। और जो उनका वेरिएबल का नेम लिखा है, ठीक है, सपोज मैंने x इक्वल टू 5 लिखा है, तो 5 क्या है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, और इसका वेरिएबल का नेम x क्या है, यहाँ पर एक रेफरेंस है। ये क्या कर रहा है, इसको रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू 10, तो इसका मतलब 10 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और a क्या है, इसका एक रेफरेंस है, ठीक है। जो a क्या कर रहा है, 10 को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या किया, एक वेरिएबल और ले लिया b, और b इक्वल टू भी मैंने क्या लिख दिया, 10, ठीक है। अभी मैंने लिखा था a इक्वल टू 10 पीछे वाली स्लाइड में, और यहाँ मैंने लिख दिया b इक्वल टू 10। अब होगा क्या, पाइथन में क्या होता है कि अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, 10 है, दोनों केस में ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, और रेफरेंस कौन कर रहे हैं, दो वेरिएबल रेफरेंस कर रहे हैं। अब a भी उसको रेफरेंस करेगा और b भी उसको रेफरेंस कर रहा है, किसको, 10 को। एक ही ऑब्जेक्ट को दो वेरिएबल रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं प्रिंट a करता हूं तो भी 10 प्रिंट होगा, अगर प्रिंट b करता हूं तो भी मुझे स्क्रीन पे 10 प्रिंट होगा, ठीक है। अब लेकिन फिर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया b इक्वल टू 20, चेंज कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात को, b इक्वल टू 20 कर दिया, तो इसका मतलब अब b किसको पॉइंट करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट है। अब 20 क्या आ गया आपका, एक अभी तक क्या था, 10 एक ऑब्जेक्ट था, अब 20 क्या हो गया, एक नया ऑब्जेक्ट हो गया। तो 10 ऑब्जेक्ट की अपनी वैल्यू चेंज हुई, 10 ऑब्जेक्ट तो अपनी प्लेस पे है, ठीक है। उसको रेफरेंस कर रहा है कौन, a, ठीक है। अभी तक उसको रेफरेंस कौन कर रहा था, b भी रेफरेंस कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि b की आपने b इक्वल टू क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, तो जो b अभी तक रेफरेंस कर रहा था, अब b नए ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करेगा, मतलब 20 क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 10 अपना ऑब्जेक्ट अलग है, 10 ऑब्जेक्ट अलग है, 20 ऑब्जेक्ट अलग है। अब 20 को रेफरेंस करेगा कौन, b, और a जो है किसको रेफरेंस कर रहा है, अभी भी 10 को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो इस ढंग से नई लोकेशन को आप क्या कर रहा है, बी रेफरेंस कर रहा है, बल्कि उसमें चेंज नहीं हुआ। तो मैंने दोनों में आपको समझाया। आपका अदर लैंग्वेजेस में C++ में अगर बात करूँ तो उसमें वैल्यू चेंज हो जा रही है, कंटेनर की वैल्यू चेंज हो जा रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 10 ही रही। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और बी ने क्या करा, उसको रेफरेंस किया, ठीक है। इस ढंग से हमने ये समझा कि क्या होते हैं वैल्यूज। तो ये एक तरीके क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उनके रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट से उसे क्या करा दे रहे हैं, रेफरेंस करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था पाइथन में कंप्लीट वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।